पाठ कार्यक्रम समाप्त होता है और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सियाराम शर्मा सर जी को इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। वल्ली सिंह चीमा ने लिखा है सर की प्रतिबद्धता के लिए तय करो किस ओर हो तुम, आदमी हो या आदमखोर हो। प्रतिबद्धता और सदैव प्रक्रिया करने वाले सर्वसाधारण अजीब सी स्थिति में महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ गौरव पांडे की स्मृतियां मेरे रक्त में घुली मिली हुई हैं और लगता है कि कुछ स्मृतियों को मैं ताज़ा करूँ, उनके साथ कुछ समय बिताए। दूसरी तरफ तमाम अपने कवि मित्रों को मैंने सुना। 1990 के दशक में जब इतिहास का अंत और विचारधारा की मृत्यु की घोषणाएं की जा रही थी, तो उस समय दिल्ली के एक बड़े आलोचक ने, जो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी बने हिंदी विभाग के, उन्होंने एक किताब लिखी थी कविता का अंत। विचारधारा के अंत और इतिहास के अंत के साथ कविता के अंत की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन इन तमाम कवि मित्रों को सुनते हुए, नवागंतुकों को सुनते हुए मुझे वो पंक्ति याद आ रही है कि कविता खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, वो काल रात्रि है, वो हमेशा बची रहती है। इस भूमंडल की बहुत सारी जगहें अपराधियों से भरी हुई है, झूठे और मक्कार लोगों से भरी हुई है, लेकिन एक छोटी सी जगह कवियों की भी होती है, बहुत उपेक्षित जगह, लेकिन बहुत जरूरी जगह। और ये कविता इस पृथ्वी को रहने लायक बनाती है, इस पृथ्वी को पृथ्वी महसूस करने के लायक बनाती है। नहीं तो अन्य ग्रहों की तरह यहां भी सिर्फ धूल उड़ते हुए देखे जाते हैं। इस पृथ्वी को सुंदर बनाने का काम कविता करती है। शायद इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि स्वर्ग से मैं फिर से इस धरती पर लौट कर आना चाहता हूं। एक कवि की दृष्टि से आप देखें तो, और इसी शीर्षक से एक कविता लिखी थी गौरव पांडे ने, स्वर्ग से विदाई। मित्रों, पावन निर्मला ने कभी कहा था कि कविता अन्य कर्मों की तरफ एक कर्म है, एक काम है। वो कहीं से अलग नहीं है दूसरे कामों से, सिवाय तब जब कविता अपने समय की खूंखार और प्रतिरोधी शक्तियों के प्रतिरोध का जब जिम्मा उठाती है, तब कवि कर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कविता बहुत खतरनाक हो जाती है। दुनिया के तमाम शासक इस तरह की कविताओं से भयभीत होते हैं, डरते हैं, और मुझे लगता है कि इसी तरह के कवि गौरव पांडे थे। दुनिया के तमाम कवियों ने, महत्वपूर्ण कवियों ने, लेखकों ने आत्महत्याएं की थी। एक बेगैरत आदमी एक बेगैरत जिंदगी को जीते चला जा सकता है, लेकिन जिन मूल्यों, जिन विश्वासों, जिन संवेदनाओं से एक बेहतर मनुष्य कभी बनता है, संसार को बेहतर बनाने की कोशिश करता है,
उसके भीतर का जब विभाजन, जब खुद मनुष्य को, आदमी को एक हिंस्र जानवर की तरह चलाने लगता है, इस शब्द का इस्तेमाल संभवतः मैथोवस्की दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवियों का सितारा, रूसी क्रांति का ध्वजवाहक, देखिए उसने भी आत्महत्या की। मुझे लगता है कि आत्महत्या करना आसान काम नहीं। एक लिथड़ी हुई जिंदगी, एक घसीटती हुई जिंदगी जीने से बेहतर है शायद अपने आप को खत्म कर लेना। गोरख पांडे के साथ में जेएनयू में जब उन्होंने आत्महत्या की थी, उसके पहले 2 साल में उनके साथ था और आत्महत्या के बाद करीब में 7-8 महीने फिर वहां रहा। कई बार मैं उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं साहित्य सभा का अध्यक्ष था और लिटरेरी क्लब कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाते थे। उसमें कई बार उनके काव्य पाठ मैंने रखे और मैंने यह भी महसूस किया कि कविता पढ़ते हुए छात्रों को, साधारण लोगों को, सामान्य लोगों को वे कैसे प्रभावित करते थे, कैसे उनके लिए तालियां बजती थी और बड़े बड़े कवि, नामचीन कवि में कहीं न कहीं उनका घर कर लेती थी और उनको लगता था कि ये नौजवान कवि जो अभी प्रतिष्ठित नहीं है वो इतना ज्यादा लोकप्रिय है लोगों में, जिसकी कविताओं का लोग पाठ करने लगते हैं, उसके साथ साथ लोग उखड़ जाते हैं। वो माहौल मैंने दिल्ली में उनके साथ देखा। वो सिस्ट्रोफेनिक बीमारी का मैं शिकार भी एक बार हुआ। एक बार एक कार्यक्रम, डीन ऑफिस से एक कार्यक्रम को बना करके और उसकी लिफलेट बांटने के लिए मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बहुत जल्दी। सामने से गोरख पांडे आते हुए दिखे और मैंने कहा, पांडे जी एक कार्यक्रम है। इतना भारी था कि उन्होंने कहा, हटो मेरे सामने से हटो, तुम क्या मेरी जान ले लोगे? और तमाम जो उस समय के स्टूडेंट थे मेरे आसपास वो देखते रहे। मैं भी आश्चर्यचकित कि मैं बहुत उत्साह के साथ, आवेग के साथ एक व्यक्ति के पास जा रहा हूं आमंत्रित करने के लिए। जेएनयू में ऐसा नहीं होता कि एक शिक्षक भी एक छात्र को ऐसे नहीं कहा, एक साथी भी इस तरह से अपने साथी को कभी इस तरह से नहीं करता। और अचानक मैंने देखा तो मैं थोड़ा हताश हो, निराश हो। आसपास के लोग सब देखने लगे कि ये क्या हो गया। और जब लौट कर मैंने मित्रों से कहा कि आज गुरु जी के साथ ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हुआ है, तब उन्होंने कहा कि वो जब भी दरवाजा खोलते हैं तो अचानक उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए। अचानक उनके पास जाओगे तो उनको लगता है कि कोई आक्रमण करने उनके ऊपर आ रहा है और वो डिफेंस में ऐसा हो। इस सिस्ट्रोफेनिक बीमारी का एक शायद चरम रूप उस समय उनके सामने था, जो उस रूप में दिखा था। लेकिन मित्रों, कई साल रहते हुए मैंने जब भी उनको देखा, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा और नहीं तो फिर चाय की दुकान पर चाय पीते हुए देखा। चाय पीने के लिए निकलते थे, फिर लाइब्रेरी में चले जाते। मार्क्सवाद का, सांस्कृतिक मार्क्सवाद का उतना गहरा अध्ययन बड़े बड़े आलोचकों और बुद्धिजीवियों को आज नहीं। राजभवन प्रकाशन से उनकी किताब प्रकाशित है, मार्क्सवादी संस्कृति की चिंतन परंपरा, और उस किताब को पढ़कर के सिर्फ देखो, अनुवाद किया हुआ था वो सिर्फ उसका 2% है उनके अध्ययन में। मित्रों, गोरख पांडे कवि तो थे ही, लेकिन कवि के साथ साथ एक बड़े सांस्कृतिक चिंतक थे और
और उनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व को खो देगा। ऐसे ही उन्होंने पूरे देश में एक सांस्कृतिक आंदोलन पैदा नहीं कर दिया। वे कवि तो थे ही, और कविता पर बात भी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे कुछ मित्रों की कविताओं पर भी अपनी बात रखनी है। सिर्फ अगर दुनिया में कोई एक कवि मुझे करीब देखता है तो वे है ब्रेख्त। बर्टोल्ट ब्रेख्त के बहुत करीब में पांडे जी को मैं देखता हूं। वही शक्ति, वही ताकत उनकी कविता की। प्रगतिशील कविता ने लोक की बहुत बात की, लोक भाषा की बहुत बात की, लेकिन जितने करीब गौरव पांडे गए उस लोक के, उस जन के जीवन के, वो कविता उस तरह से नहीं गई कि लोक का पुनरुद्धार एक तरह से उनकी कविता में बनता है। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत वर्षों बाद हम लोगों ने गौरव पांडे को याद करते हुए यह आयोजन हम लोगों ने किया, और उनके समान धर्मा कवियों को हमने सुना। और मैं सचमुच कविता का पाठक हूं, आलोचक अपने आप को नहीं मानता। मैं कविता का एक पाठक हूं, और एक पाठक के नाते मैं इतना आश्वस्त हुआ इन कवियों को सुन करके, इन सारे रचनाकारों को सुन करके, कि लगा कि कविता का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारी पीढ़ी के बहुत सारे रचनाकार हैं, भिलाई में भी, दुर्ग में भी। उनमें से अधिकांश लोगों की कविताएं मैं पढ़ता हूं तो लगता है कि वे चुके हुए हैं। वे दिमाग से कविता गढ़ते हैं, कविता के जीवन तत्व की उनमें कमी, कविता के लाभ की उनमें कमी। शब्द उनके यहां अंगूरों की तरह बहते हैं, उड़ते हैं। शब्द मुक्तिबोध को पढ़े तो ऐसा लगता है कि शब्द पत्थर की तरह हमारी आत्मा में उतर जाए। ये शब्द, मुझे लगता है कि शायद T.S. एलियट ने कभी कहा कि जो हम शब्द सुनते हैं वे शब्द तो सिर्फ ध्वनियां मात्र हैं। शब्द तो वस्तुतः कविता में आकर कविता शब्द बनते, कविता के शब्द बनते। ये जो हमारी भाषा है वो इतनी ज्यादा नष्ट की जाती है, निरंतर से नष्ट किया जाता है कि एक कवि जब अपने आवेग से, अपनी भावना से, अपने गहरे जुड़ाव से जब शब्दों को फिर से रचता है, करता है, तो वो शब्द की जीवंतता एक तरह से हमें लौटा आता है। एक जीवंत शब्द हमें लौटा आता है। ये बहुत सारे कवियों को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि शब्दों की आंधी चल रही है, शब्द उसमें उड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द पत्थर की तरह हमारे हृदय की गहराई में उतरते। बहुत सारे कवियों की कविताओं को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया, पूर्णिमा 21 साल 22 साल की छोटी सी लड़की, लेकिन इसकी कविता में जो जीवन के तत्व हैं, जो राग है, जो संवेदनात्मक गहराई है और उसे पकड़ने की कला है इसमें, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसी कविताओं को सुनकर के। खास करके मुझे शौक हुआ कविता इसमें जो पढ़ी, लिबास, इतनी द्वंद्वात्मक कविता है। ये शरीर भी एक तरह से हमारा एक लिबास ही है, हम इसके भीतर कहीं बसते हैं। ये शरीर हमारा ऊपरी लिबास है, ये छानी छप्पर की तरह सब कुछ है। इस लिबास को हम लिए लिए घूमते हैं। इस जीवन की जो द्वंद्वात्मकता है, जो गहरी पीड़ा है, उसके कोख से ऐसी कविताएं जन्म लेती, ऐसी दृष्टि उससे पैदा होती है। बहुत मुझे लगता है कि प्रेम कविताएं दुनिया में बहुत बड़े बड़े कवियों ने लिखी,
हमेशा मैं कहता हूं कि प्रेम कविता अंततः क्रांति की कविता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण दुनिया में अगर कोई है तो बाबू नेहरू, जिनकी तमाम कविताओं के आगे उनकी 20 love poem and one ode मुझे आज भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। प्रेम की बहुत महीन संवेदना को लेकर के इसने एक कविता लिखी, कभी कभी सोचती हूं। इस तरह की कुछ कविताएं दूसरे कवियों ने भी पढ़ी। मुझे लगता है कि नंदिता की एक कविता है तुम्हारा न होना, बहुत ही महीन प्रेम संवेदना की कविता है। आबादुल्ले की कविता मेरी प्रेम इसी तरह से है। तब एक दिन जो उनकी कविता है उसमें भी प्रेम की बहुत महीन संवेदना आई और वो प्रेम में प्रतिरोध भी शामिल हो। जहां समस्त अंधेरा है, विचारहीनता है, हिंसा है, उस हिंसा में प्रेम कैसे ताकत देता है। हाथों को काट दो, आंखों को निकाल दो, इसके बाद भी वो प्रेम कहीं ना कहीं ताकत देता है इस जिंदगी को जीने का, उससे लड़ने का। कई कवित्रियों ने इस तरह की प्रेम की कविताएं पढ़ी और इन सभी कविताओं ने मुझे प्रभावित किया। मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा जो मानवता का इतिहास है वो एक तरह से पुरुषों के द्वारा रचा गया इतिहास है। पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, पूरा साहित्य पुरुषों के द्वारा रचा गया साहित्य है, इतिहास है, संस्कृति। इधर कुछ वर्षों से हुआ है। हिंदी कविता में मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजी की कविता में और लेखन में कुछ पहले शुरू हुआ, लेकिन हिंदी की कविता में इधर से शुरू हुआ है कि स्त्रियों ने उस संस्कृति को, उस इतिहास को, उस संवेदना को, उस संस्कृति को अपने नजरिए से उसने देखना शुरू किया और तमाम स्त्रियां तमाम तरह की कविताएं लिख रही हैं स्त्री संवेदना की, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। जो स्त्रियों का समाज में जिस तरह से अनुकूलन हुआ है, जिस तरह से स्त्री गुलाम होते हुए भी उस गुलामी की जिस तरह से प्रशंसा करने लगती है, उस गुलामी के साथ खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छी कविता पंजवानी जी ने सुनाई कि एक स्त्री अपने पति के लिए उसके जीवन की धुरी है। एक स्त्री पति को अपने जीवन की धुरी बना लेती है, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है पृथ्वी की तरह। वो उसके पास नहीं है लेकिन उसी की चिंता में डूबी हुई है। आने जाने सब लोगों की ताने सहती है, उसकी गलत नजरें सहती है, उसके लिए खाना बना कर ले जाती है और उसका स्वागत होता है गालियों के साथ और उसका अंत होता है प्रार्थना के साथ। ये जो स्त्री मन का अनुकूलन है, ये गहरा अनुकूलन है, इस संवेदना को तमाम स्त्री कवित्रियों ने अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। किसी ने मछली के मरी हुई मछली को कांटे से निकाल करके और एक नई मछली फांसने की, स्त्री मछली में बदल जाती है, स्त्री शिकार हो जाती है। आज के समाज में कुछ लोग शिकार हो रहे हैं और कुछ शिकार नहीं। उसमें आदिवासी है, दलित है, स्त्री है, तो शिकार उसे मछलियों के रूप में देखा जाता रहा है स्त्रियों को। लेकिन वो जो कविता में नई तरह से वो जो स्त्री आती है, मुझे गाना याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि ये मछलियां हैं कितनी सयानी, ये कमबख्त फंसती नहीं। कैसे आप स्त्री को देखते हैं? स्त्री को देखने का नजरिया क्या था? मुझे लगता है कि रिल्के ने कभी कहा कि स्त्री और पुरुष का संबंध सबसे आदिम संबंध है और मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष का संघर्ष की सबसे आदिम संघर्ष है।
और शायद सबसे अंतिम संघर्ष भी स्त्री और पुरुष का संघर्ष ही हो। देखिए, विल्के ने कहा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को सहज मानने लगे, स्वाभाविक मानने लगे, वहां से शायद एक नए इतिहास, एक नई संस्कृति की शायद शुरुआत हुई। इन तमाम स्त्री कवित्रियों ने स्त्रियों के प्रति हमारे समाज में जो पुरुषों की धारणा है, जो परिवार की धारणा है, एक परिवार के भीतर जिस तरह से स्त्री को देखा जाता है, मैं अक्सर कहता हूं कि एक परिवार स्त्री का सबसे पहला वधस्थल है। उसकी सबसे पहली हत्या उस परिवार में होती है। अगर इसमें बदलाव लाना है, इस स्त्री के बारे में सोच में बदलाव लाना है, तो शायद स्त्री गुलाम उसी परिवार से हुई। एंगल्स की किताब को याद कीजिए, निजी संपत्ति और परिवार का उदय साफ साफ हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी और परिवार साफ साफ आया, और स्त्री की गुलामी भी वहीं से शुरू हुई। इसलिए तमाम स्त्रियों में से किसी स्त्री ने अगर कहा कि स्त्री का सबसे पहला वधस्थल उसका परिवार है, तो मुझे लगता है कि प्रतिकार भी वहीं से शुरू होगा, बदलाव भी वहीं से शुरू होगा। और इस तरह की बहुत सारी ध्वनियां इन कविताओं में आई हैं। मित्रों, हर कवि की कविता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सब पर अलग अलग, मैंने सबको नोट किया है, लेकिन उतना ना हमारे पास समय है, न उतना अवसर है। 3 घंटे का समय बीत चुका है। मैं फिर कह रहा हूं कि इन कविताओं को पढ़ करके मैं बहुत आश्वस्त हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सिर्फ नए कवियों से सिर्फ एक चीज का निवेदन मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बर्बाद होते हुए लोगों को देखा है कि अपनी कविता को लेकर के कभी भी आत्म प्रशंसा, कभी भी आत्ममोह और कभी भी आत्मग्रस्तता के शिकार न हो। एक कवि सबसे बड़ा अपना आलोचक होता है, जिसमें अपनी कवियों को समझने का जितना ज्यादा मात्रा होगा, वो कवि उतना ही ज्यादा आगे बढ़े। और दूसरी बात ये कि कविता, जैसा कि आज होता है, तमाम कविता संग्रह में पढ़ता हूं, और तमाम कविता संग्रहों में 2-4 कविताएं ऐसी मिलती है कि जिसको सचमुच कविता कहा जा सकता है। कविता कैसे बनती है मित्रों? कविता बनती है भावना से, आदमी के आवेग से, उसके भीतर के उद्वेग से। वो जैसे मकान बनाने में सीमेंट की जो भूमिका होती है, सीमेंट की, वह भूमिका है मनुष्य की भावना की, आवेग की, हृदय की। उसके बिना कविता नहीं रची जा सकती। लेकिन भावना से सिर्फ कविता नहीं रची जा सकती। भावना कभी कभी अंधी होती। हमारे पुरखे आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भावना का प्रसार ज्ञान के क्षेत्र में ही होता है। अगर अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का आपने विस्तार नहीं किया, तो आपकी संवेदना भी व्यापक नहीं होगी, विस्तृत नहीं होगी। तो सिर्फ संवेदना से काम नहीं चलेगा। जरूरत है अपने ज्ञान को विस्तृत करने की, चौड़ा करने की, उसे विस्तृत करने की। मुक्तिबोध इसके लिए एक शब्द देते हैं, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। मुझे लगता है कि किसी भी कवि के लिए ये ताबीज की तरह है, उसको अपने गले में बांध लो, इसके बिना कविता कविता नहीं हो सकती। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है विचार। कविता कभी भी विचार के बिना कविता नहीं हो सकती। लेकिन वह विचार वह नहीं जो ऊपर ऊपर दिखाई पड़े। छायावाद में रामवर जी कहते हैं कि कविता का सत्य ऐसा नहीं होता कि मछलियां की तरह आप जाएं पानी में और मछलियों को पकड़ करके ले आए। उसके लिए गहरा डूबना पड़ता है, उतरना पड़ता है। विचार कविता को पूरी तरह से ताने हुए होता है। किस तरह से? माला की तरह से। वो धागा सारे फूल को एक तरह से गूंथता है,
लेकिन कहीं ऊपर से दिखता नहीं। उस धागे को तोड़ दो तो फूल बिखर जाते हैं, माला बिखर जाता है। विचार उस तरह से कविता में आनी चाहिए। कभी कभी मैं कुछ दुस्साहस का काम करता हूं, और अभी हम अपनी साथी कवित्री है आवाज की एक कविता मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि वो विचार कविता में भूल नहीं पाई, और मैंने जो करते हुए ऐसा लिख दिया बिना सोचे हुए कि पता नहीं बुरा मानेंगे कि क्या करेंगे। तो विचार इस तरह से कविता में हो, सिर्फ विचार अगर कविता होगी, संवेदना की उसमें अगर कमी है, उसमें चित्र की कमी है, जीवन की कमी है, जीवन की हलचल उसमें नहीं है, तो सिर्फ विचार से कविता बनेगी। लेकिन विचार के बिना भी कविता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कभी कहा कि जब विचारों की बारिश होती है तब जाकर के कविता का मोती पनपता है। जो बरसे बरबार विचारों, तुलसीदास ऐसे कभी नहीं कहा कि विचार की कविता में अवहेलना आप नहीं कर सकते। तो विचार की भी बहुत जरूरत है। और दूसरी बात की अपनी संवेदना को, अपनी भावना को निरंतर हमें व्यापक बनाते रहने की जरूरत है। ऐसी खूबसूरत कविताएं सुन करके मुझे लगा कि आज मैं बदल गया हूं, एक नया इंसान, एक नया आदमी बन गया। सीलियट ने कभी कहा था कि अच्छी कविताएं, अच्छी रचनाएं सुनने के बाद आदमी वही नहीं रह जाता जो पहले होता है। मैं आज अपने आप को उसी तरह से बदला हुआ महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत